जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 13 मार्च और 13 मार्च को दोस्तों आपका एसएससी एचएसएल का 13 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों में पूछे जाने वाले 100 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सिलसिलेवार तरीके से, पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सीएजी कैग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका आता है। तो दोस्तों आपको कैग के बारे में बता दें तो ये आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये देखता है कि संसद के द्वारा अनुमानित किए गए खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या फिर संसद के द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित किए गए मदों पर ही धन खर्च किया जाए। इसके अलावा कैग के बारे में बता दें तो कैग आपका एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 के भाग 5 के अंतर्गत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। तो आपका दिया गया था सन 148 अनुच्छेद ऑप्शन में, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 क्या कहता है तो मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद आपका 148 है। इसके अलावा कैग से संबंधित अनुच्छेद 149 भी है जो कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा, विधानसभा के साथ संघ शासित प्रदेशों की समेकित निधि से संबंधित केंद्र और राज्यों के लिए सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा अनुच्छेद आपका 150 भी आपका कैग से ही संबंधित है। तो 150 अनुच्छेद क्या कहता है, राष्ट्रपति को उस रूप के लिए सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्य के खाते को रखने की आवश्यकता आपका होता है। इसके अलावा अनुच्छेद का आपका कैग से संबंधित अनुच्छेद 51 भी है जो ये कहता है कि केंद्र से संबंधित अध्यक्ष को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। तो ये दोस्तों आपका कैग से संबंधित अनुच्छेद आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वसुधारा मिसाइल किसने लॉन्च किया है। वसुधारा मिसाइल किसने लॉन्च किया है तो इसका राइट आंसर आपका डीआरडीओ हो जाएगा। डीआरडीओ ने दोस्तों चांदीपुर से दागी 2 वसुधारा मिसाइलें। तो कहाँ से दागा है मिसाइल तो चांदीपुर से। वसुधारा में कई तकनीक को शामिल किया गया है जिसमें एक छोटी नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के अनुसार बात करें तो वसुधारा का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद के द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग भागीदारी के सहयोग से बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर डीआरडीओ हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय या मंत्रालयों ने जलदूत ऐप को विकसित है जो कि किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें 10 तारीख के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जलदूत एप्लीकेशन है जो कि किस लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर उसका एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि किस मंत्रालय के द्वारा भी विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालयों के द्वारा जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इस ऐप का जो इस्तेमाल है पूरे देश में एक गांव में चयनित कुएं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट का जो आपका 10 मार्च का क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर आपका जल स्तर को मापने के लिए इस ऐप का है जो कि लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेशन होना जो कि शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी तक आपका 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। आज मिलाकर आपका टोटल 12 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा। उनमें पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट 200 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा। और आपका जब तक एग्जाम रहेगा आपका यह पूरा सेशल का पीडीएफ आपको मिलेगा। सेशल का जो एग्जाम है आपका 21-22 मार्च तक है, तो उस समय तक पीडीएफ आपको प्रोवाइड है जो कि कराया जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें कि हर दिन का पीडीएफ है आपको भेज दिया जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहां पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला था। 2014 की बात करेंगे दोस्तों तो भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला था तो आपको बता दें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में माना जाता है। उन्होंने 2014 में सीएन राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2014 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था, पहला सीएन राव, दूसरा आपका सचिन तेंदुलकर। तो आपका सचिन तेंदुलकर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान
रजिया सुल्तान की मृत्यु आपका कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। रजिया सुल्तान के बारे में बता दें, आपका पहले के शिफ्ट में पूछा गया था रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, या रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रजिया सुल्तान अपदस यानी गद्दी से कब उतारी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें रजिया सुल्तान के बारे में कि मृत्यु कब हुआ था। तो रजिया सुल्तान का जो मृत्यु है आपका 1240 ईस्वी में हो गया था, और इसी समय आपका गद्दी पर आपका उतर गई थी, मतलब मृत्यु हो गया। तो गद्दी से उतारना ये। देखिए रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे तो इसका जो शासनावधि था वो आपका 1236 से 1240 था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 10 नवंबर 1236 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। जन्म की बात करेंगे तो आपका 1205 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे तो 14 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में इनका मृत्यु हो गया था। इसके जो पिता थे आपका शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश थे, इसके पिता थे। रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जिनका जन्म 1205 में उसने देश पर 1236 से 1240 ईस्वी तक आपका शासन किया था। वो एक शाही सुल्तान थी और दिल्ली के शासन पर नियंत्रण एवं हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है जो कि पूछा गया था रजिया सुल्तान की मृत्यु। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1240। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि बेस्ट, ये नहीं पूछा गया था, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा जो जल डमरू है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कौन सा जल डमरू है, तो इसका राइट आंसर आपका बेरिंग जल डमरू हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बेरिंग जल डमरू हो जाएगा। जल डमरू दोस्तों उसको कहते हैं जो कि दोस्तों आपका दो देशों के दो महासागरों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए, तो इसके अलावा आपका जिब्राल्टर जल डमरू है जो कि दोस्तों आपका अंटार्कटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा जल डमरू? जिब्राल्टर। इसके अलावा दोस्तों एक आपका डोवर जल डमरू है जो कि आपका अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा रेखा को जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एक आपका बेरिंग जल डमरू जो कि दोस्तों आपका ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जो कि आज के आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एक जल डमरू आपका सुंडा जल डमरू जो कि दोस्तों आपका जावा सागर को हिंद महासागर से आपका जोड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आज का पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के पूछा गया था कलिंग का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों कलिंग का पुराना नाम आपसे पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पहले के एसएससी एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो कलिंग का पुराना नाम दोस्तों आपका, कलिंग किसका पुराना नाम है? तो ये आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग के विषय में बात करेंगे दोस्तों तो कलिंग पर जो आक्रमण है अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा 262 ईसा पूर्व में किया गया था, आपको मालूम होगा। अशोक की बात करेंगे तो आपका मौर्य साम्राज्य का महान शासक था। एक क्वेश्चन के पूछा गया था रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। रणजी ट्रॉफी 21-22 की बात करेंगे तो रणजी ट्रॉफी का आपका 37वां सत्र था जो कि भारत में प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, इसके अलावा टूर्नामेंट के 2 चरण में विभाजित किया गया था, जिसमें लीग चरण 17 फरवरी से आपका 15 मार्च 2022 तक खेला गया था और नॉकआउट चरण 6 से 26 जून 2022 तक खेला गया था। इसके अलावा चैंपियंस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली बार आपका खिताब जीता था। कौन जीता था? मध्य प्रदेश पहली बार खिताब जीता है। इसके अलावा रनअप की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मुंबई आपका रनअप था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो सरफराज खान मुंबई का जो खिलाड़ी था आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज था। सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे तो सरफराज खान 982 रन बनाया गया था, ये भी दोस्तों आपके मुंबई के ही खिलाड़ी थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट की बात करेंगे तो ये आपका शम्स मुलानी 45 विकेट लिए थे, ये भी आपके मुंबई के ही खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर बर्मिंघम इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है, पीडीएफ में शामिल था, जो भी आपका 9 या 10 तारीख के पीडीएफ को आप पढ़ लिए होंगे, जो कि टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया भी गया था आपका। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल लंदन में 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के आदर्श वाक्य की बात करेंगे, सभी के लिए खेल है। इसके अलावा बर्मिंघम को 2017 में कॉमनवेल्थ फेडरेशन के द्वारा मेजबान के रूप में घोषित किया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 72 राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन के पूछा गया था एटॉमिक का सोडियम का एटॉमिक मास नंबर पूछा गया था। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो दोस्तों आपको बता दें एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों 23 हो जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास इन 1 मोल ऑफ आइसोटोप ऑफ सोडियम एटम्स इज 23 ग्राम मोल। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर 23 मोल हो जाएगा।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। तो 1885 की बात करेंगे दोस्तों तो आपको मालूम होगा कांग्रेस आपका बना ही था, कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। उस समय आपका 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आपका 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। इसके जो संस्थापक थे आपके जनरल सेक्रेटरी आपके ए.ओ. ह्यूम थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे और इसके संस्थापक भी थे। इसके अलावा कलकत्ता में आपका कलकत्ता के ब्रह्मचंद बनर्जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कल के सीआरपीएफ एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था तैरता हुआ झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका लोकटक झील हो जाएगा। लोकटक झील की बात करेंगे दोस्तों तो इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिशनपुर जिले में है। दुनिया भर में इस झील को तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में बने प्राकृतिक द्वीप देखने लायक है, इन्हें फुमदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569-70 में कब्र को हुमायूं की पहली और प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम जिसे कि हाजी बेगम के नाम में जाना जाता है कि अधिकृत किया गया था तथा उन्हीं के द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं आपके इस पुस्तक के लेखक आपके शशि थरूर हैं। शशि थरूर ने तीक्ष्णता त्रुटिहीन शोध ट्रेडमार्क वृद्धि के साथ खुलासा किया है कि ब्रिटिश शासन कितना विनाशकारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक क्वेश्चन पूछा गया था शहनाई में कितने छेद होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शहनाई में आपका कितना छेद होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका शहनाई के बारे में हम लोग बात करें तो शहनाई दोस्तों आपका वेद का एक उपकरण है जिसमें एक नली में 7 छेद होते हैं जिन्हें उंगलियों से बंद करके राग बजाया जाता है। तो ठीक है, तो आपका दोस्तों आपका 7 छेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये एक मंगलवाद्य के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर उत्तर भारत के सभी शुभ अवसरों पर खेला जाता है जैसे कि विवाह, मंदिर, उत्सव आदि। इसके अलावा दोस्तों माना जाता है कि शहनाई पश्चिम एशिया से भारत में आया था और ऐसे विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि यंत्र भारत से चीन जाता था। इसके अलावा बात करें इस सदी के शुरुआती अर्ध शतकों में आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस उपकरण को बजाने के लिए लोकप्रिय हुए थे। इसके अलावा वर्तमान में बात करेंगे तो पंडित अन्ननलाल और पंडित दयाशंकर भी शहनाई वादक आपके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बेस्ट एथलीट्स वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर PR सीरीजेस। ठीक है, PR सीरीजेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आपका वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अपने नाम है जो कि किया है। इसके अलावा दोस्तों आपका ही इज द सेकंड इंडियन आफ्टर रानी रामपाल टू विन अवार्ड इन 2020, यानी कि पहला जो आपका रानी रामपाल जी थी 2020 में, इसके बाद आपका ये दूसरा आपके खिलाड़ी है जो कि वर्ल्ड गेम एथलीट्स का खिताब अपने नाम किए हैं। रानी रामपाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका इंडियन हॉकी टीम वुमेन्स हॉकी टीम की आपकी कैप्टन थी और आपका फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स गेम का अपने नाम खिताब किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें 9 मार्च 2011 को पहली बार ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार आपका 1975 में मनाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। तो मार्च से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये दिवस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है 1 मार्च को आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मार्च को आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को ही आपका विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा 10 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट CISF दिवस। 10 मार्च को ही आपका नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है, हालांकि ये मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च को आपका मॉरिशस दिवस। 14 मार्च को आपका पाई डे। 14 मार्च को ही आपका नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, दिस इज इंपॉर्टेंट। 15 मार्च को आपका रामकृष्ण जयंती भी मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 18 मार्च को आपका आयुध कारखाना दिवस, आयुध अधिनियम भी पूछा गया था दोस्तों आपसे, आपको मालूम होगा 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में 8th शिफ्ट में कि आयुध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1959 में पारित हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछा गया था 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 मार्च को आपका गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस।
21 मार्च को आपका विश्व कविता दिवस। जल दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च को आपका जल दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को आपका विश्व क्षय टीबी दिवस। 27 मार्च को आपका विश्व रंग दिवस। ये दोस्तों आपके मई में से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का प्रथम चरण बनकर तैयार हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया है। तो आपका महाकालेश्वर मंदिर का कॉरिडोर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 4th यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 4th यूथ गेम्स आपका ये रिपीटेड है और ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है, फिर कहाँ हुआ है तो 4th भी आपका पूछा जा चुका था। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर से आपके 8500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा और इस खेल का जो आयोजन है आपका हरियाणा के पास है। हरियाणा के पास है 4 से 13 जून तक आपका हुआ था। इसके अलावा पंचकुला, अम्बाला, सावा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आपका 4th यूथ खेलो इंडिया गेम्स खेला गया था। इसके अलावा पहली बार आपका कब खेला गया था खेलो इंडिया गेम्स? तो आपका नई दिल्ली में 2018 में पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहल शुरुआत हुआ था। इसके अलावा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम पूछ चुका है। इसके अलावा अभी हाल ही में खेलो इंडिया का 5वां संस्करण आपका आयोजित हुआ है जो कि आपका मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच आयोजित हुआ था। ये आपका भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन का 5वां संस्करण था जो कि देशों पे जमीन स्तर को खेल को बढ़ावा देता है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये आपका मध्य प्रदेश के कितने शहर में हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है 9 मार्च के एग्जाम में, तो 8 शहरों में आपका हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन अब है जो कि रिपीटेड होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अभी तक के सभी शिफ्टों में अभी तक मतलब ये आपका 10 तारीख तक का अपडेटेड है 8 शिफ्ट का, आज मिला दिया जाए तो 12 शिफ्टों का। ऑल 12 शिफ्टों का जो पीडीएफ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 200 आज का जो प्रश्न मिलेगा तो 300 प्रश्नों का उत्तर विशिष्ट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके और भी आप जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये पीडीएफ आपको 22 मार्च तक यानी कि जब तक आपका एसएससी एचएसएल का एग्जाम रहेगा तब तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। एक टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया जाता है जहाँ की रोज़ का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा 9973741666। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करेंगे दोस्तों तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय शास्त्रीय वादक है। वो आपका भारतीय बांसुरी के वादक हैं, तो आपका राइट आंसर बांसुरी हो जाएगा। उन्हें नव प्रवर्तक या परंपरावादी एक दुर्लभ संयोजन माना जाता है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट फूंकने की तकनीक को माध्यम से बांसुरी तक अभिव्यंजक संभावनाओं का विस्तार किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बांसुरी वादक में और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो है आपका एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामणि। ये दोस्तों आपके कुछ बांसुरी वादक प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो ये आपका सितार प्लेयर हैं, सितार वादक हैं। हुसैन अहमद खां ये आपके सनाई वादक हैं। इसके अलावा आपके अहमद अदी खान ये आपके सरोद वादक हैं। इसके अलावा शहनाई से आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि आपका क्वेश्चन ये बना था कि शहनाई में कितने होल होते हैं यानी कि छिद्र होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका यहाँ 7 होल होता है, हालांकि गूगल पे 6 से 8 दिखा रहा है लेकिन आपके ऑप्शन में 7 है जो कि दिया गया होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन ये पूछा गया था बेंगलोर में एक्सपो इसरो और किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर हुआ है? तो बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में दोस्तों भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष स्टार्टअप के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का शासक है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें ऑप्शन में आपका शिवाजी भी दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो मराठा समाज का संस्थापक थे जिन्होंने 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी पुणे के पहाड़ी किलों में जीजाबाई में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मराठा समाज के अंतिम पेशवा की बात करेंगे तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। अगला प्रश्न पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद जन्म होने वाले पहली प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके स्वतंत्रता के बाद जो जन्म होने वाली जो प्रधानमंत्री हैं और पहली है वो है आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू। भारत की जो 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू।
64 वर्ष उनकी आयु है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी होंगी, जो कि 25 जुलाई को आपके शपथ ली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जो कि बिहार से थे, वो आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन थे? तो देश का जो आपका पहला नागरिक होता है वो आपका भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। तो नवंबर 2022 तक आपके भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये सवाल होता है। तो आपके बता दें कि नवंबर 2022 तक वर्तमान में आपके जो भारत के प्रथम नागरिक हैं वह महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के प्रथम नागरिक कहते किसको है? तो भारत का प्रथम नागरिक आपको राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसके अलावा भारत के प्रथम नागरिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब लोग भारत के द्वितीय नागरिक, दूसरा नागरिक किसे कहा जाता है, ये भी मन में आपके सवाल उपज रहा होगा। तो देश का जो दूसरा नागरिक होता है वो आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इसी तरह वो देश के दूसरे नागरिक हैं। इसके अलावा तीसरा नागरिक के बारे में बताएं तो तीसरा नागरिक आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में जो प्रधानमंत्री होगा वो देश के तीसरा नागरिक होगा। इसी तरह से देश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के तीसरे नागरिक हुए। अगला है चौथा नागरिक कौन होंगे? तो भारत में अलग अलग राज्यों के गवर्नर देश के चौथे नागरिक होते हैं। वर्तमान में बात करें तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, तो इस देश की चौथी नागरिक होंगे। तो आपके अपने राज्यपाल वो देश के चौथे नागरिक हैं। उनकी तरह ही बाकी राज्यों के राज्यपाल भी देश के चौथे नागरिक होते हैं। अगला है आपका देश का पांचवा नागरिक। तो भारत का जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वो आपके पांचवें नागरिक होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पहला भी और पूर्व आपके राष्ट्रपति होंगे वो भी आपके पांचवें नागरिक होंगे। इस प्रकार अभी जो हाल ही में पूर्व हुए राष्ट्रपति और रामनाथ कोविंद है, तो वो भी देश के पांचवें नागरिक ही हुए। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी देश की पांचवीं नागरिक हैं। इसके बाद अब बात आती है देश के छठे नागरिक का। तो देश के छठे नागरिक कौन हुए? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के स्पीकर देश के छठे नागरिक होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके छठे नागरिक तक हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध आपका कौन लड़ाई लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1757 को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून को हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना का नेतृत्व आपका मीर जाफर ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब हवा महीन बालू को उड़ा कर ले जाती है तो एक टीला का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो पवन के द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालूका स्तूप अथवा टिब्बा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका टिब्बा हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी राइट आंसर आपका अरुंधति रॉय हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका है। इसके अलावा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के बाद यह उनका दूसरा उपन्यास था, जो कि आपका 2017 में आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिल नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में तमिल लोग, जो कि चिथरई महीना का पहला दिन होता है, इस विशेष दिन को पुठुंड या वर्षा पिरप्पू के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका वर्षा पिरप्पू हो जाएगा। इसके अलावा उगादी आपके ऑप्शन दिया गया था, तो उगादी या युगादी, जिससे कि संवत्सर के नाम से जाना जाता है, यह भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के नए सालों का दिन है। इसके अलावा विशु की बात करेंगे तो भारतीय राज्य केरल और कर्नाटक में तुलुनाडु क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के माहे जिले, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्र और उनके पड़ोसी समुदाय में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। ऑलमोस्ट आपका कर्नाटक में विशु त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक त्यौहार आपका, ये त्यौहार मैडम के पहले दिन का प्रतीक है, जो केरल के सौर कैलेंडर के 9वें दिन में आपका आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका गुजराती नववर्ष, पूछा नहीं गया था, ये आपका फैक्ट है कि गुजराती नववर्ष को क्या कहा जाता है? तो आपका वेस्टु वर्ष आपके गुजराती नववर्ष को कहा जाता है। दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़ता है। इसे वर्षा प्रतिपदा या पड़वा भी कहा जाता है। यह दिन गुजरात में बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिंडागड़ा, ठीक है, जिंडागड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में इसकी सबसे ऊंची स्तर की चोटी है।
इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी में आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये आपका नाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर, और डोडो बेटा 2637 मीटर शामिल है, वो आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नाईमुडी भारत के केरल राज्य में स्थित है, ये भी आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था 7वीं अनुसूची से, ठीक है। 7वीं अनुसूची से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो आपका सेक्टर है वो आपका संघ सूची में शायद आपका आता है। तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान का, ठीक है, ये दोस्तों आपका केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों आपको बता दें तो आपका 3 प्रकार की सूची दिया गया है। पहला आपका संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य सूची है, और आपका तीसरा समवर्ती सूची है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था संघ सूची में कौन कौन सा विषय आपका शामिल है, ये पूछा गया था, शायद ये आपका राज्य सूची पूछा गया था। क्वेश्चन तो ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन हम संघ सूची के बारे में आपको बता दें तो संघ सूची दोस्तों आपका संघ सूची के कानून विषय में कानून बनाने का अधिकार है, जो कि आपके भारत के संसद को ही बनाने की शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा इसमें तो मूल रूप से आपका 97 आपके विषय थे, लेकिन वर्तमान में आपके 100 विषय शामिल हैं, जैसे कि भारतीय रक्षा क्षेत्र, भारतीय नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, बम विस्फोट, इसके अलावा उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा, खनिज संसाधन, विदेशी कार्य, केंद्रीय खुफिया जांच ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र संगठन, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, डाक और तार, मुद्रा, सिक्का, जनगणना, संघ और राज्य खाते का ऑडिट, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, ये सभी दोस्तों आपके बैंकिंग और बीमा, ये सभी दोस्तों आपके संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा राष्ट्र सूची में बात करें तो वर्तमान में दोस्तों आपके 66 मूल रूप से आपके सभी 66 विषय थे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है तो ये इसमें दोस्तों आपका वर्तमान में 61 विषय है। इसमें आपका कौन कौन सा विषय शामिल है तो शिक्षा, वजन, माप, जंगल, न्याय का प्रशासन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, ये दोस्तों आपका संघ सूची राज्य सूची का विषय है। उसमें और है आपके टोल है, भूमि भ्रमण पर कर है, राज्य का विधानमंडल के चुनाव है, राज्य का सार्वजनिक कर है। इसके अलावा एक सूची दोस्तों आपका समवर्ती सूची होता है, जो कि आपके मूल रूप से आपके 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में आपके 52 विषय हो गए हैं, ठीक है। पूछा गया था कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप विश्व के सबसे ज़्यादा अधिक टिन का उत्पादन करता है, जिसमें ऑप्शन में आपका नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप दिया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एशिया हो जाएगा। एशिया विश्व का मतलब कि महाद्वीप विश्व के आधे से टिन का अधिक उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के अग्रणी टिन उत्पादकों में से है। इसके अलावा लोएस का प्रमुख उत्पादक है आपका यूरोप है। इसके अलावा अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में आपका हीरा, सोना, प्लेटिनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक आपका हीरा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि व्यापार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। व्यापार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑप्शन में आपका दिया गया था स्प्रेडशीट, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया गया था, जिसका जो आंसर है थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। था कि जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है, तो जतिन गोस्वामी दोस्तों बता दें एक भारतीय नर्तक हैं और नृत्य रचनाकार हैं, जिन्हें सतरिया के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सतरिया हो जाएगा। सतरिया के बारे में विषय के बारे में बताएं तो सतरिया आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपकी असम राज्य से संबंधित है। कथक कलाकार उस्ताद उमा शर्मा और सतरिया कलाकार उस्ताद जतिन गोस्वामी को वर्ष 2017 में, ठीक, वर्ष 2017 और 2018 के कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जो कि 2020 में दिया गया था। 2020 को खजुराहो नृत्य महोत्सव की प्रारंभिक रात्रि में प्रदान किया गया था ये आपका कालिदास सम्मान। इसके अलावा जतिन गोस्वामी एक भारतीय कलाकार और नृत्य रचनाकार है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। इन्हें 2008 में पद्मश्री के गैर सैन्य कर्मी का गौरव प्रदान भी मिला है। इन सब के अलावा ये पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के भारतीय सम्मान शिल्पी दिवस पुरस्कार 1994 और संगीत ज्योति पुरस्कार 2004 जैसे पुरस्कार के भी प्राप्त करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, तो नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, तो नीति आयोग दोस्तों बता दें कि कार्य में राज्यों के मांगों को सुनना और उनकी जरूरतों को पूरा करना शामिल है, जो कि नीति आयोग अब तक नहीं कर पाया है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य आपके राज्यों के जो मांग होता है उसको सुनना होता है, इसके अलावा उनकी जो जरूरत होती है उनको पूरा करना होता है। नीति आयोग की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। ये पूर्ववर्ती योजना जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह पर यह गठन किया गया था। नीति आयोग के
CEO की बात करेंगे तो ये दोस्तों अभी हाल ही में बनाए गए हैं VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं, जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये तो पूछा गया था, आपका उद्देश्य पूछा गया था, उद्देश्य ऑप्शन के अनुसार अपना टिक लगा लीजिएगा। इसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वही आपका दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इन सब के अलावा दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था आपका, कावेरी की सहायक नदी कौन है या कौन नहीं है, इस प्रकार का पूछा गया था। तो कावेरी की जो सहायक नदी है, इसे तो आपका 29 प्रमुख सहायक नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में से आपका हरंगी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, स्वर्णावती, सिमसा, अकावती, भवानी, नोयाल और अमरावती नदी शामिल है। अमरावती नदी की बात करें तो कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि दक्षिण भारत के उदम मलपेट, धारापुरम और करूर तमिलनाडु क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्रों में बहती है, ठीक है। तो आपका अमरावती शायद ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, सिंधु नदी की भी सहायक नदी पूछा गया था। एक में पूछा गया था आपका कि इनमें से कौन सा इसकी सहायक नदी है, एक में पूछा गया था कौन सा सहायक नदी नहीं है। तो दो नदी से रिलेटेड प्रश्न आपके बने थे। पश्चिम से सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो दोस्तों आपका काबुल तथा कुर्रेम है, जो कि पश्चिम से हैं। इसके अलावा पूर्व से भी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, जैसे कि चेलम है, सिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। चिनाब नदी की बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। इन सभी ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन दिया गया होगा। ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आज के तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के दौरान हमने पाया कि प्रश्न जो कि अधिकांश आपका रिपीटेड आ रहे हैं, तो इसलिए अभी तक के इस एचएसएल एग्जाम में पूछे गए, अभी तो 8 शिफ्ट ये आपका 10 तारीख तक का, लेकिन आज की शिफ्ट मिला दें तो 12 शिफ्टों का प्रश्न आपको 300 प्रश्नों का उत्तर आज के शिफ्ट को मिलाकर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ PDF को तैयार किया गया है, जो कि लगभग जो सारे प्रश्न अब आपके रिपीटेड ही आने वाले हैं या फैक्ट से आने वाले हैं। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। आपको ज्ञात रहे कि PDF आपको 22 मार्च तक मिलेगा, यानी कि पूरा सेमेस्टर का एग्जाम का मिलेगा, ना कि सिर्फ 8 शिफ्ट का या 12 शिफ्ट का। जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक आपको मिलता रहेगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम का, जो कि पेड है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री जो स्थापना किया था पहला, वो किस नदी के किनारे किया था। तो पहला जो अंग्रेजी कारखाना है 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हुगली नदी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया था। इसके अलावा 1696 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण भी शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हुगली नदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कौन सा नहीं है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कौन कौन सा ग्लेशियर आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में बात करें तो 5 ग्लेशियर आपके हैं अभी। पहला तो आपका द्रंग दुंग ग्लेशियर है, दूसरा है आपका सफद ग्लेशियर, फिर है कोलाहोई ग्लेशियर। इसके अलावा थजीवास ग्लेशियर, माचोई ग्लेशियर, ये 205 ग्लेशियर जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है, मतलब भूकंपीय तरंग हैं। तो भूकंपीय तरंग की बात करेंगे तो P, S तथा L प्रकार की होती है, जिसमें P आपका तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती है, वही S तरंग केवल ठोस पदार्थ के माध्यम में ही गमन कर सकती है। तो देख लीजिएगा आपका L ऑप्शन में दिया गया था शायद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन ऑक्साइड किस में पाया जाता है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करेंगे दोस्तों तो इसका जो सूत्र, इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है। कार्बन परिवार समूह 14 में एक गैर धातु रासायनिक तत्व है। शुद्ध सिलिकॉन है जो कि प्रकृति में पाए जाने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, और लेकिन ये व्यवहारिक रूप से सभी चट्टानों के साथ साथ रेत में, मिट्टी में, मृदा में पाया जाता है। तो रेत आपके ऑप्शन में दिया गया था। या तो ऑक्सीजन के साथ सिलिका, CO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के साथ अन्य तत्वों मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन सिलिकेट के रूप में आपको मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दूध का pH मान पूछा गया था। तो ताजे दूध का pH मान दोस्तों आपका 6 होता है। इसके अलावा दूध का pH के मान में आपको 6.4 भी दिया गया है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध का जो pH मान होता है 6.5 से 6.67 तक आपका दूध का pH मान होता है। तो ऑप्शन में बताइएगा दूध के pH मान में क्या दिया गया था। एक पूछा गया था महाभियोग का अनुच्छेद पूछा गया था। तो महाभियोग के अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों तो सही उत्तर आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करता हो। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पद पर
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन में के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हिमा दास हो जाएगा। हिमा दास का उपनाम दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस है। हिमा दास जिनका उपनाम ढिंग एक्सप्रेस रखा गया है, जो भारत के असम से एक भारतीय धावक हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ होगा? तो 2024 आईसीसी महिला T20 विश्व कप की बात करेंगे तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण होने वाला है। क्या 9वां संस्करण होने वाला है? ये आपका सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच बांग्लादेश में आयोजित होने वाला है। तो आपका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। वर्तमान में बात करें मौजूदा चैंपियन कौन है, जो कि दोस्तों 2022 में आपका आयोजित हुआ था, उसमें मौजूदा चैंपियन अभी आपके ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुरंदर की संधि आपका कब हुआ था? तो पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपका राइट आंसर आपका 1665 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, छऊ नृत्य या छऊ महोत्सव किस से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है? ऑप्शन में पश्चिम भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत दिया गया था। तो राइट आंसर आपका पूर्व भारत हो जाएगा। इसके अलावा छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ 3 प्रकार का नृत्य होता है। एक तो आपका झारखंड का सरेकेला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, पश्चिम बंगाल का पुलिया छऊ, मुखौटी सरेकेला और पुरुलिया के नृत्य के अभिन्न अंग हैं। इसके अलावा छऊ नृत्य की बात करेंगे तो भारत के संस्कृति जो मंत्रालय है उन्होंने छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। तब भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो भारत में आपके शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो तो आपके 9 है, लेकिन अभी 8 ही लेकर चलना है, क्योंकि आपका छऊ नृत्य का जो दर्जा है एक तो आपका भारत संस्कृति मंत्रालय देता है जिसके अनुसार 9 हो, एक आपका कोई और देता है जिसका नाम है जो कि अभी माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपका छऊ भी एक शास्त्रीय नृत्य अब बन चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री ने लॉन्च किया था? तो नितिन गडकरी ने टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल कार का पायलट प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर नितिन गडकरी हो जाएगा। ये अभी वर्तमान में क्या है, तो ये आपके पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है। रोड मंत्री, पर्यटन मंत्री, ये सब आपके नितिन गडकरी हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैगन मार्कले इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मैगन मार्कले द डचेस ऑफ सक्सेस अपनी पहली बच्चों की किताब द बेंच का विमोचन करने वाली है। ये एक कविता पर आधारित है जो कि मार्केल ने अपने पति प्रिंस हैरी के लिए उनके बेटे आर्ची के जन्म के बाद है जो कि लिखी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तांबे और जस्ता का मिश्रण से कौन सा धातु है जो कि बनता है? तो एक मिश्र धातु एक नए तत्व के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण है जो कि मुख्य रूप से धातुओं में होता है। तो पित्तल और कांस्य एक मिश्र धातु के प्राचीन नाम है। पित्तल तथा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है। तो तांबा और जस्ता पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका पित्तल हो जाएगा। इसके अलावा कांस्य, तांबे और टिन एक मिश्र धातु है। एल्युमिनियम बॉक्साइड अयस्क से प्राप्त होता है। तांबा सोना, चांदी, सीसा और जस्ता के साथ मिला होता है। इसके अलावा मिश्र धातु और मिश्र तत्वों की बात करेंगे तो पहला तो आपका पित्तल ही हो जाता है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। इसके अलावा दूसरा कांस्य है जो कि आपका तांबा और टिन से मिलकर बनता है। अगला है दोस्तों डुरालुमीन, जो कि दोस्तों आपका एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है डुरालुमीन। इसके अलावा अगला धातु सोल्डर, जो कि दोस्तों टिन प्लस लीड से मिलकर बनता है। एक है आपका स्टेनलेस स्टील, जो कि आपका लोहा, क्रीमियम और कार्बन से मिलकर बनता है। आपका लास्ट है पारिटोसिका, जो कि आपका 3 तांबा, एंटीमनी और बिस्मथ से मिलकर बना होता है। इसके अलावा एक है आपका स्टील, जो कि आपका लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है जो कि किस शाखा में दिया गया था? तो वर्ष 2022 का जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिक में इनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है। तो आपका क्वांटम फिजिक्स राइट आंसर हो जाएगा। किन्हें किन्हें दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा, जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटन जिलिंगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एशिया का महासम्मेलन भारत को एक बार फिर से अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। आईएसए के महानिदेशक अजय माथुर ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए कहा था कि इस संगठन की 5वीं महासभा में इन दोनों देशों को फिर से इस पद पर चुन लिया गया है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इसका अध्यक्ष पद संभालेंगे, जबकि फ्रांस के विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री कुर्सुला जाक्रोपुला सह अध्यक्ष होंगी।
ठीक है, तो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 9वें नंबर की विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो, उसका आयोजन है जो कि किस राज्य में हुआ है। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का गुरुवार को पणजी गोवा में उद्घाटन किया गया था, तो आपका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। इस आयोजन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन और बंदरगाह नौवन और जल राज्य मंत्री हैं श्रीपाद नाइका ने कहा था कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा आयुष के एक अलग मंत्रालय की स्थापना से दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रसार को सुगम बनाया गया है। ठीक है, तो आपका गोवा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो IBM 360 की बात करेंगे तो ये आपके तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। 1965 से 1974 इसका कार्यकाल था। इस पीढ़ी के जो अन्य महत्वपूर्ण कंप्यूटर हैं आपके IBM 360, ICL 1900 और IBM 370 और VAX 750 आदि आपके इसी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, गया था संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भाग 9 हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है जो कि किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान है। ये हिस्सा बता दें आपको तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके साथ साथ 11वीं अनुसूची और 29 विषयों की सूची को 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसके अलावा अधिनियम का जो उद्देश्य है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करना है, जिसमें आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज व्यवस्था, पहला तो आपका विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत या पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद। इसके अलावा ग्राम पंचायत भी 3 भागों में बटा होता है, पहला तो आपका ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा आपका न्याय पंचायत। ठीक है, तो ये आपका पंचायत का स्ट्रक्चर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दक्कन की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में महाराष्ट्र, पंजाब दिया गया था, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में पुणे और इससे लगे विशाल भूभाग को दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है, तो दक्कन प्लेट्यू आपके महाराष्ट्र में है, स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। पुणे इस भूभाग का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर शहर है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ दक्कन कहा जाता है। क्वीन ऑफ दक्कन आपका पुणे को कहा जाता है और दक्कन प्लेट्यू दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत का संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है, ये आपको मालूम होगा, जो कि राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और राष्ट्र की राज्य सरकार की शक्तियों का एक ढांचा है। 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत में संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिर्बाध शिक्षा का प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A को शामिल किया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। इस संविधान संशोधन की जो आपकी खास बातें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जब इस समय जोड़ा गया था तो मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य है जो कि जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तत्कालीन USSR अब रूस, ठीक है, देश से लिया गया है। इसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जिसके बारे में हम लोग ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तब जाकर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा अगला संविधान संशोधन आपका 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। एक पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्यों को दल बदल को दूसरी पार्टी में अवैध बना दिया गया था। तो दल बदल जो कि दोस्तों आपका पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि किस संविधान के किस अनुसूची में है, तो आपका 10th अनुसूची में था। ये कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसके अलावा एक और आपका संविधान संशोधन जो कि
महत्वपूर्ण है आपका 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1989 में हुआ था। इस अनुच्छेद में इसने अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा के द्वारा 4 से 13 जून 2022 तक किया गया था। हरियाणा में भी कहाँ किया गया था, तो हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में। खेल का आयोजन 5 अलग अलग शहरों में किया गया था। पंचकुला हरियाणा, शाहबाद हरियाणा, अम्बाला हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित थे, जो कि किए गए थे। इसके अलावा हरियाणा ने KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को 52 स्वर्ण पदक के साथ टॉप पर था। इसके बाद महाराष्ट्र आपका सेकेंड स्थान पर था और कर्नाटक आपकी 22 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था। ये तो बात रहा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। बात करें 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये आपके कहाँ हो रहे हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है, एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। वो भी मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो 8 शहरों में मध्य प्रदेश के में खेला जा रहा है। खेला क्या जा रहा है कि खेल हो चुका है। ठीक है, टॉप पर आपका महाराष्ट्र है, सेकेंड पे आपका हरियाणा है और थर्ड पे आपके मध्य प्रदेश आपके पदक तालिका में है। इसके अलावा ये तो 5वां संस्करण, चौथा संस्करण का बात हमने कर लिया, लेकिन पहला संस्करण कहाँ हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला संस्करण आपका दिल्ली में खेला गया था। जब खेला गया था 2018 ईस्वी में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो अब 2019 में नाम बदला गया था, लेकिन इससे पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। स्कूल गेम्स का नाम बदल कर यूथ गेम्स 2019 में कर दिया गया था। तो पहला आपका दिल्ली 2018 में खेला गया था। इसके अलावा दूसरा खेला गया था वो आपका पुणे में खेला गया था और तीसरा आपका कहाँ खेला गया था, तो गुवाहाटी में खेला गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित ये प्रश्न आप माइंड में रखिएगा। तो आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन है आपके बहुत सारे रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक PDF को तैयार किया है, जो कि अभी सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शामिल किया है, जो कि ज़्यादातर प्रश्न आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से ही याद देखने को मिल रहे हैं। तो मात्र 20 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर पर जाकर इससे आप संपर्क कर सकते हैं, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। 20 रुपये में मात्र आपका सिर्फ 8 शिफ्ट का या 12 शिफ्ट का नहीं, टोटल शिफ्ट का जितने शिफ्ट में भी एग्जाम आपके होंगे 21 मार्च तक या 22 मार्च तक, उन सभी शिफ्टों का PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि एक लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके हर दिन का जो PDF है आपको टाइम टू टाइम भेज दिया जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क एक बार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, भारतीय महिला की जब बात की जाएगी तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। मेरे ख्याल से आपका पहले ही पूछा गया होगा। ठीक है, तो कर्णम महेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली भारतीय महिला ही पूछा गया होगा। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके अलावा वो 1994 में इस्तांबुल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। ठीक है, तो कर्णम महेश्वरी आपके राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, US ओपन 2022 का विजेता। ये भी क्वेश्चन है जो कि 9-10 मार्च के PDF में शामिल मैंने किया था। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। US ओपन के बारे में मैंने सारा फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराया था जब आपका पूछा गया था विंबलडन के बारे में, फ्रेंच ओपन के बारे में, उसी से जुड़े फैक्ट्स के तौर पर। तो US ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब आपसे पूछा गया था। तो महिला एकल का खिताब आपको कौन जीता था, तो साल के फाइनल ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस में दुनिया के नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसका राइट आंसर ईगा स्विएटेक हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ऑन्स जबूर को 6-2 और 7-6 हराया है। इसके अलावा पुरुष एकल खिताब की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कारेज US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो इस US ओपन में प्रतियोगिता हैं, तो पुरुषों का डबल खिताब ये आपके राजीव राम और जो सेलिसबरी ने नंबर 2 की सीडस वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूपी को 7-6, 7-5 से हराकर पुरुष युगल चैंपियनशिप कब्जा किया है। 2022 में US ओपन में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इसके अलावा महिला डबल का खिताब आपका बारबरा क्रिजिकोवा और कतरीना सिनायाकोवा की चेक जोड़ी ने अमेरिका कैटी मैकनेली और टेलर टाउनसेंड को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। इसके अलावा मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है, तो मिश्रित युगल में आपका स्ट्रॉम सैंडर्स जॉन स्पियर की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने कस्टन फ्लिकपेकेंस और एडवर्ड रोजर वेस्लिन को 4-6, 6-4 और 10-7 से हराकर आपका खिताब जीता है।